जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है वो तो पहले से भी चल रही होगी। और आप लोग जो बीपीएससी 17वीं बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और उसके लिए प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं प्रश्नों का। तो मेरे भाई आप लोगों के लिए जो है बिहार स्पेशल से रिलेटेड आज जो है आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे, केवल बिहार स्पेशल कराएंगे। ठीक है, आगे जो प्रैक्टिस आप लोगों को मिलेगा इसी चैनल पर वह निचोड़ होगा, क्योंकि सारे प्रश्न हम आप लोग को एकदम बीपीएससी के थ्रू ही कराने वाले हैं। हमने बहुत सारे यहाँ पे जो बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो पीछे एग्जाम हुआ है इसका, हमने उसका बहुत ज़्यादा एनालाइज किया है और उसी के बेस के आधार पर आप लोग को प्रश्न कराएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे, आज की जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलेगी वह केवल बिहार स्पेशल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे प्रश्न और इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हम लोग ये सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न को। ठीक है मेरे भाई, और सब कुछ आप लोगों को एक एक चीज जो इंपॉर्टेंस होगा वो चीज आप लोग को साथ ही साथ बताते चलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट प्रश्न, यहाँ पे देखिए मेरे भाई जो फर्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमनिसंसेस के लेखक है कौन थे? ये सुंदर सा प्रश्न हो सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर, जमुना लाल बजाज। तो मेरे भाई आप लोग जो है ऑप्शन नंबर ए को सही करिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमनिसंसेस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ओके, अब रही बात, ध्यान में रहिएगा दोस्तों, कि इसकी रचना जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा कब किया गया है, ये भी तो दिमाग में होना चाहिए। तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा, इसकी जो रचना किया गया है 1949 में किया गया। रचना जो किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1949 में किया गया है। ओके, अब एक बात और दिमाग में आना चाहिए मेरे भाई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तो सम रेमनिसंसेस की रचना तो कर दी है। ठीक है, इनके द्वारा और कोई भी पुस्तक हो सकता है मेरे भाई, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। डॉक्टर राजेंद्र का प्रश्न जो है यहाँ से भी कोई जो है पुस्तक का पूछा जा सकता है। तो एक आप लोग को जो जो इम्पोर्टेंस चीज है आप लोग को हम बताते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो एक देख लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो पुस्तक है खादी का वस्त्र, खादी का अर्थशास्त्र है मेरे साथियों, उसका क्या नाम है? खादी का अर्थशास्त्र। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा पहला। अगर दूसरा की भी बात करेंगे मेरे भाई, तो चंपारण में महात्मा गांधी, ये तो इंपॉर्टेंस हो जाता है, चंपारण में महात्मा गांधी। ओके, तो ध्यान रखना होगा आप लोगों को, जो चीज आप लोगों को यहाँ पे बताएं एथॉन्टिक्स है, ध्यान में रख लीजिएगा। राइट, तो आप लोग इन दोनों पुस्तक का नाम याद रख लीजिएगा और सम रेमनिसंसेस है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न देखेंगे सेकेंड प्रश्न। यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? बर्ड रिंगिंग स्टेशन को खोला गया है। तो देखेंगे भागलपुर, इसके बाद है सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो मेरे साथियों आप लोग जो है ऑप्शन नंबर ए को सही करिएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही करिएगा, क्योंकि यहाँ पे भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन को खोला गया है। और ठीक ना, तो भागलपुर में खोला गया। कहाँ पे खोला गया? भागलपुर में खोला गया, और वह भी जो है कौन सा है? भारत का चौथा है मेरे भाई। ये जो भागलपुर में खुला है ये भारत का क्या है? चौथा है। बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है ये चौथा है भागलपुर में। अब आपके माइंड में आता होगा सर कि पहला दूसरा तीसरा तो होना चाहिए ना, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ पे खोला गया है? चौथा तो हम लोग को पता चल गया कि जो हम लोग का अपना स्टेट है, स्टेट का एक जिला है जिसका नाम है बिहार, यहाँ पे खोला गया। तो पहला कहाँ पे खोला है? तो मेरे भाई आप लोग याद रख लीजिएगा, पहला जो है तमिलनाडु में है। कहाँ पे है मेरे भाई? तमिलनाडु, चेन्नई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आ सकता है प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बन सकता है और याद भी आप लोग कर सकते हैं। दूसरा की अगर बात करेंगे साथियों, तो दूसरा आप लोगों को करना होगा राजस्थान में है। कि यहाँ पे है मेरे भाई, राजस्थान में खुला है और ये जयपुर है, आप लोग तो अच्छे से पता है। इसके बाद बात करेंगे मेरे साथियों, तीसरा आप लोग याद रख लीजिएगा उड़ीसा।
तीसरा वह कौन सा स्टेट है जहां पे वर्ड रिंगिंग स्टेशन को खोला गया है, तो वह राज्य है उड़ीसा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। क्या है मेरे दोस्तों, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। तो ये इंपॉर्टेंस हो जाता है आप लोगों के लिए और इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अब रही बात, ध्यान से सुनिएगा कि जो वर्ड रिंगिंग स्टेशन है ये होता क्या है, ये भी तो माइंड में आता होगा ना। तो जो भी प्रवासी पंछी होते हैं उनका अवलोकन करने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए जो है एक जो है अनुसंधान का स्थापना किया जाता है जिसका नाम है वर्ड रिंगिंग स्टेशन। तो पहला हो जाएगा तमिलनाडु, दूसरा होगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा उड़ीसा और चौथा जो है आप बिहार जो है भागलपुर में हो जाएगा चौथा। राइट, चलिए ठीक है, इसे ध्यान से में रखिएगा आप लोग एक एक चीज को। इसके बाद बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। इसके बाद देख लीजिए अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर की बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। ये भी अच्छा प्रश्न हो जाता है। उत्तर पूर्व, ओके। इसके बाद बात करेंगे उत्तर पश्चिम, दक्षिणी पूर्व और साथ ही देखेंगे दक्षिण पश्चिम। तो मेरे भाई आप लोग जो ऑप्शन नंबर बी को करिएगा भाई, ये सही हो जाएगा क्योंकि उत्तर पश्चिम यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम जो है यहाँ पे सही हुआ क्योंकि बिहार की बात किया है। किसकी बात किया है, बिहार की। और बिहार की जो बात भी किया है वह किसका बात किया है, कृषि जलवायु क्षेत्र का बात किया है। क्योंकि बिहार की जो कृषि जलवायु क्षेत्र है इसको मेरे भाई कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया मेरे भाई, तो तीन भागों में इसको बांटा गया है। ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो यही चीज आप लोग तीन उपभागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम मतलब ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, तीन भागों में बांटा गया। तो इसमें बहुत कुछ है मेरे भाई। और क्योंकि उत्तर पश्चिम जो नॉर्थ वेस्ट है आप लोग देख रहे हैं ना, जो नॉर्थ वेस्ट है इसमें कितने जिले आते हैं, तो मेरे भाई 13 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, तो 13 जिले आते हैं। ये ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। और 13 जिलों में आ जाएगा सारण होगा, गोपालगंज हो जाएगा, पूर्वी चंपारण होगा, शिवहर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जा रहा है। ओके मेरे भाई, आगे देख लीजिएगा प्रश्न जो है चौथा। आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग को जो भी इंफॉर्मेशन देंगे एकदम करेक्टली देंगे, अथेंटिक से देंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। यहाँ पे देखेंगे जो चौथा प्रश्न है कि जनजाति और जिले के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब सही बताना है कि सही मिलान नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सन्याल जो है बांका जिला है, सन्याल यहाँ पे जो है सन्याल जनजाति पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, ये देखना होगा। ओके, इसके बाद बात करेंगे बी पर, मुंडा और जमुई। तो ये मेरे भाई अगर देखेंगे तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, एकदम ये राइट आंसर हो रहा है, सही हो रहा है। क्योंकि जो मुंडा जनजाति है ये जमुई में होती है। जमुई में जो है मतलब कुछ जो है क्षेत्र है जमुई का, वहां पे जो है ये मुंडा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। क्योंकि एक ऐसा जिला है कटिहार, ये भी आप लोगों को हम बता देते हैं मेरे भाई, एक ऐसा जिला है बिहार का जो कटिहार जिले में भी ये जो मुंडा जनजाति है ये पाई जाती है। कहाँ पे मेरे भाई, मुंडा जनजाति जो है कटिहार जिले में भी पाई जाती है। और ये इसकी आबादी कितना प्रतिशत है, आबादी कितना प्रतिशत है, तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा इसकी आबादी जो है 4.5% इसकी आबादी है। कहाँ पे मेरे भाई, तो याद रखना होगा कटिहार में ये जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति, मुंडा जनजाति। कौन सी जनजाति, मुंडा जनजाति। याद हो जाएगा ना मेरे भाई, तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा अगला प्रश्न। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वेम्प मिट्टी पाई जाती है। पीडमोंट स्वेम्प मिट्टी जो है ये पाई जाती है। ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी मस्त प्रश्न है। क्योंकि पीडमोंट स्वेम्प मिट्टी ये पाई जाती है, क्योंकि ये जो पीडमोंट स्वेम्प जो मिट्टी है मेरे भाई, ये धान की फसल के लिए सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। धान के फसल के लिए मेरे भाई ये जो है सबसे अच्छी मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, याद रख लीजिएगा पीडामोंट स्वेम्प मिट्टी। अब रही बात कि ये बिहार के किस जिले में पाया जाता है। ओके, बिहार के किस जिले में ये पाई जाती है, तो मधुबनी। नो भैया ये तो गलत हो जाएगा, मधुबनी नहीं होगा। भागलपुर भी गलत हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण को सही करिएगा,
यहाँ पे मेरे दोस्तों पश्चिमी चंपारण जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, आगे बढ़ेंगे। 6 प्रश्न देखिएगा यहाँ पे मेरे साथियों, जो 6 प्रश्न हैं कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों में से गंगा नदी नहीं बहती है। गंगा नदी नहीं बहती है, ये जोड़ा आप लोगों को दिखना होगा, ठीक है। तो बात करते हैं दरभंगा मुंगेर दिया गया है। क्या है मेरे भाई, दरभंगा मुंगेर है। ये तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है गंगा नदी नहीं बहती, ये पूछा गया है, तो बहती है मेरे भाई। पूर्णिया भागलपुर, ये भी तो मेरे भाई सही है। इसके बाद तिरहुत सारण, ये भी सही है मेरे भाई, गलत हो जाएगा। कोसी मगध को आप लोग सही कर लीजिएगा। कोसी मगध जो है मेरे भाई, यहाँ पे जो है गंगा नदी जो है ना नहीं प्रवाहित होती है। गंगा नदी जो है मेरे भाई यहाँ पे नहीं प्रवाहित होती है। अब रहा बात गंगा नदी का, तो गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिलों में बहती है, कितने जिलों से होकर बहती है, ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। तो मेरे भाई गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है, 12 जिलों से होकर बहती है। पहला नंबर पे कौन आता है, तो पहला नंबर पे मेरे भाई आ जाएगा बक्सर आ जाएगा। पहला नंबर पर कौन सा आ जाएगा, बक्सर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तो दूसरा नंबर पे भोजपुर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद याद रख लीजिएगा तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, सारण आएगा। चौथा नंबर पे मेरे भाई कौन सा आ जाएगा, तो चौथा नंबर पे जो होगा पटना आ जाएगा। वो पेंसिल तो काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए मेरे भाई। यहाँ पे ये क्या हो गया, ओके चलिए ठीक है। यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गया था, लेकिन यहाँ पर भी तो अभी दिक्कत हो रहा है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई आप लोग यहाँ पे चौथा नंबर पे ना पटना याद रख लीजिएगा। ये चीज़ आप लोग को जो भी बता रहे हैं ना, एथेंटिक्स बता रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों पटना बिल्कुल आप लोग कर लीजिएगा, पटना सही हो जाएगा, ओके। अगर 5 पे बात करेंगे, 5 भी आप लोग याद रख लीजिएगा, 5 में वैशाली हो जाएगा, ओके मेरे भाई। तो यहाँ पे जो चौथा बता रहे थे आप लोग को पटना बता रहे थे, ठीक ना। उसी प्रकार अगर बात करेंगे मेरे दोस्तों, 5 नंबर पर वैशाली हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर पर वैशाली कर लीजिएगा। 6 नंबर पर मेरे भाई समस्तीपुर होगा, ठीक है। तो ये आप लोग जो है नाम 12 जिलों का याद रख लीजिएगा। 7 नंबर पे जो है बेगूसराय हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो है आप लोग नाम को याद रखना होगा। 8 पर मुंगेर कर लीजिएगा, और 9 नंबर पर जो हो जाएगा खगड़िया हो जाएगा। क्या होगा, खगड़िया हो जाएगा। और मेरे दोस्तों 10 नंबर पे जो है कटिहार है। 10 नंबर पर क्या होगा, तो मेरे भाई 10 नंबर पे जो होगा कटिहार को सही कर लीजिएगा, ठीक है। कटिहार सही हो जाएगा। 11 पर बात करेंगे दोस्तों, तो 11 पर लखीसराय है, लखीसराय। और मेरे भाई जो 12 पर जो हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए कि गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, और यहाँ पे खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे डी ऑप्शन सही जा रहा है। आगे देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है। अगला जो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किए थे। बाबा ठाकुर दास ने, तो बात करेंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। नो भाई, ये तो कहाँ से हो जाएगा ना, ये तो नहीं किया गया था उनके द्वारा। हाँ, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया गया था। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया गया था 1906 में, बाबा ठाकुर दास के द्वारा 1906 में। कब मेरे दोस्तों, 1906 में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, ये भी तो आप लोगों के माइंडसेट में होना चाहिए कि इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या था। शिक्षा से संबंधित था, क्या था, शिक्षा से रिलेटेड था मेरे साथियों, धार्मिक से रिलेटेड था, धर्म से रिलेटेड था, ठीक है। और धार्मिक जो अध्ययन होता है ना, उससे रिलेटेड था। तो ये चीज आप लोगों के माइंडसेट में होना चाहिए। ये सबको बढ़ावा देना था। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की जो उद्देश्य था, ये शिक्षा, धार्मिक अध्ययन और बात करेंगे आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना था, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। आगे देख लीजिएगा, अगला जो प्रश्न है 8 नंबर। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है। बिहार में शीर्ष श्रेणी मतलब शीर्ष श्रेणी का मतलब होता है रैंकिंग,
ठीक है। रैंकिंग में कौन सी दालें आती है देखेंगे, मसूर और चना। ओके मेरे भाई, मूंग और चना, मूंग और मसूर, तो ये मेरे साथियों सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि बिहार में अगर बात किया, क्योंकि बिहार में उत्पादन के दृष्टि से देखेंगे मेरे साथियों, तो सबसे ज्यादा जो होता है मसूर और मूंग का होता है। किसका होता है, मसूर और मूंग का होता है, ठीक है। तो इसी में से कुछ जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो है दालें जो होती है सबसे ज्यादा होती है, कहाँ कौन कौन सा स्टेट है, ये भी आप लोगों के दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई कौन कौन सा स्टेट है, आप लोग पहले नंबर पे याद करिएगा एमपी हो जाएगा। पहले नंबर पे कौन सा होगा, एमपी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे मेरे दोस्तों, दूसरा याद कीजिएगा, एमपी के बाद आप लोग यूपी याद कीजिएगा, क्या होगा, यूपी हो जाएगा। तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मेरे भाई याद करिएगा कर्नाटक हो जाएगा, तीसरे नंबर पे होगा कर्नाटक होगा, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। और चौथे नंबर पे जो होगा राजस्थान हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, चारों आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये जो आप लोगों को राज्य का नाम बताएं मेरे भाई, एमपी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान, ये जो वैसे राज्य हैं। हाँ, यहाँ पे एक मेरे भाई अपना भी जो राज्य है ना, बिहार भी है मेरे साथियों, बिहार भी शामिल है ना, बिहार को भी आप लोग शामिल कर लीजिएगा। यहीं से जो है 96% जो है दाल जो है ये सबसे ज्यादा इसका योगदान देता है, ठीक है, दाल का उत्पादन होता है। ओके, ध्यान रख लीजिएगा 5 स्टेट का नाम। आगे बढ़ेंगे, अगला जो देखेंगे प्रश्न 9 है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, ठीक है, कहाँ दफन है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है। निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है, तो पाटलिपुत्र में, ओके मेरे भाई, राजगीर, मुंगेर और नालंदा। तो आप लोग यहाँ पे साथियों डी ऑप्शन यहाँ पे सही जा रहा है, क्योंकि यूसुफ शाह जो चक्र थे ये कहाँ का शासक था, यूसुफ शाह चक्र जो था ये चक्र है, ये कहाँ का शासक था, तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा ये कश्मीर का शासक था। ये कहाँ का शासक था मेरे साथियों, कश्मीर का शासक था। और यहाँ पे जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह कौन थे, अकबर थे। मुगल बादशाह कौन थे मेरे भाई, तो मुगल बादशाह या सम्राट की बात करेंगे तो वो थे अकबर थे, ठीक है। अकबर के द्वारा जो है कैद करके बिहार के नालंदा जिलों में इनको जो है निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है। और 1579 से लेकर, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, 1579 से लेकर 1586, कब से कब तक, 1579 से लेकर 1586 तक ये जो है मेरे भाई यूसुफ शाह चक जो है ये कश्मीर में शासन किया था। कहाँ पे, कश्मीर में शासन किया था, और ये कश्मीर का शासक भी था। राइट आंसर डी जाएगा सही। ओके, याद रख लीजिएगा। प्रश्न देखेंगे 10 प्रश्न, यहाँ पे 10 प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखेंगे पटना और गया, तो मेरे भाई ये तो ऑप्शन ही यहाँ पे सही दिया गया, पटना और गया जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो भंडार है ये बिहार में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। इस मिट्टी में जो होता है रंग कैसा होता है, इस मिट्टी का जो रंग कैसा होता है, तो कहिएगा सर इस मिट्टी का जो रंग होता है हल्का पीला होता है। कैसा होता है मेरे भाई, हल्का पीला होता है और गहरा भूरा होता है, गहरा भूरा होता है, ध्यान में रखिएगा। इसका विस्तार कहाँ पे है, तो गया का जो दक्षिणी मैदान है, पटना, भागलपुर, यहाँ तक फैला हुआ है। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही चला जाएगा। आगे देख लीजिएगा, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 11 जो प्रश्न है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है। तो देखेंगे यहाँ पे मेरे भाई ये भी अच्छा प्रश्न, मस्त है। तो आहर और पाइन ये सही जा रहा है, आहर और पाइन जो है मेरे साथियों ये सही जा रहा है, क्योंकि दक्षिणी बिहार की अगर बात यहाँ पे किया जा रहा है तो यहाँ पे जो सबसे सिंचाई का जो माध्यम होता है वह आहर और पाइन होता है। पानी यहाँ पे आहर क्या होता है ये तो समझ में ना होगा। तो आहर जो होता है मेरे भाई, जो पानी का प्रवाह को रोकने के लिए तीनों ओर से जो बनाई गई संरचना होती है, तीनों ओर से जो बनाई गई संरचना होती है उसी को आहर के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं, तो मेरे साथी वो आहर के नाम से जानते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जाएगा। आगे देख लीजिएगा, अगला जो प्रश्न है 12 की बिहार में सपर
परियोजना का संबंध है, सपर परियोजना का संबंध है, किससे रिलेटेड है, स्वास्थ्य से। ओके, इसके बाद देखेंगे गरीबों से, बैंकिंग से, नगर निगम वित्त से। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी होगा ये सही हो जाएगा, सब पर। इसका जो फुल फॉर्म होता है याद रख लीजिएगा, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्या होगा मेरे भाई, सपोर्ट हो जाएगा, याद रखना होगा, सपोर्ट है। ओके, पी से क्या होगा मेरे दोस्तों, तो पी से प्रोग्राम हो जाएगा, पी से क्या होगा प्रोग्राम। ई से क्या होगा दोस्तों, तो ई से अर्बन हो जाएगा, क्या होगा मेरे भाई, ई से अर्बन हो जाएगा। और आर से आप लोग क्या जानते हैं, तो आर से रिफॉर्म्स हो जाएगा, क्या होगा, आर से रिफॉर्म्स हो जाएगा। तो इसका जो फुल फॉर्म है आप लोग याद रख लीजिएगा, सपोर्ट प्रोग्राम ऑफ इस फॉर लगाना होगा इसके आगे, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा इस, हाँ ठीक है। इस योजना के तहत जो है बिहार के जो 28 शहरों को चुना गया है। इस योजना के सपर जो योजना है, परियोजना है, इसमें से 28 जो शहर है इसको चुना गया। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न अगला है। अगला जो प्रश्न है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, कौन जुड़े भी थे और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े थे। ओके मेरे भाई, देखिएगा यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, जयप्रकाश नारायण, नो। बैकुंठ शुक्ल, ये भी गलत है। यहाँ पे शिलभद्र याजी को सही करिएगा, शिलभद्र याजी जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे, क्योंकि शिलभद्र याजी जो थे मेरे भाई ये अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, और उस समय जो है सुभाष चंद्र बोस के साथ ये क्या थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही चला जाएगा। आगे देख लीजिएगा 14 प्रश्न है। 14 जो प्रश्न है कि राजनीति रत्नकार के लेखक कौन है, राजनीतिक रत्नकार के लेखक कौन है, तो रत्नकार के लेखक कौन जाएंगे, चंदेश्वर हो जाएंगे। कौन होंगे मेरे भाई, चंदेश्वर हो जाएंगे। अब रही बात चंदेश्वर कौन थे, तो चंदेश्वर जो थे मेरे साथियों ये 14वीं शताब्दी के, कौन से शताब्दी की बात यहाँ पे किया है, तो 14वीं शताब्दी के राजनीतिक रत्नकार नामक पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखा गया था। कौन, किसके द्वारा, चंदेश्वर के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान में रख लीजिएगा। और ये जो थे कर्नाट वंश के शासन से संबंधित है। ये जो पुस्तक है रत्नाकर, ये किससे संबंधित है, तो ये कर्नाट वंश से ये रिलेटेड था। ठीक है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। और ये भी याद रखना होगा मेरे भाई कि जो कर्नाट वंश है ना, कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक थे, कौन थे मेरे भाई, कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक थे। ओके, तो साथियों याद रख लीजिएगा वह चंदेश्वर थे। ओके, आगे देख लीजिएगा अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने प्रथम बार आक्रमण कब किया था, 1532 में। तो मेरे भाई यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे ये सही हो जाएगा। कब किया था, 1532 में किया था, ऑप्शन ए कर लीजिएगा सही। आगे देख लीजिएगा 16 जो प्रश्न है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो कब किया था, ये भी अच्छा सा प्रश्न हो जाता है। तो 12 अगस्त 1765, ये सही हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, 12 अगस्त 1765 याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो सम्राट आलम द्वितीय है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानियों पर 12 अगस्त 1765 को प्रदान किया था। राइट, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अगला देख लेंगे कि पटना कलकटरी और पटना कॉलेज के भवन जो है किस शैली से प्रभावित है। अच्छा, ये भी प्रश्न है ना, तो मेरे भाई डेनिश कर लीजिएगा, हॉलैंड और डच यहाँ पे सही हो जाएगा। हॉलैंड और डच जो है यहाँ पे दोस्तों सही होगा, बी को आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिए थे। फणींद्रनाथ घोष यहाँ पे सही होंगे। क्या होंगे, फणींद्रनाथ जो घोष हैं ये सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सही हो रहा है क्योंकि ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना जो है 1928 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हुआ था।
कहाँ पे मेरे भाई? तो दिल्ली के फिरोज शाह, याद रख लीजिएगा, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। ओके, कोटला स्टेडियम वही मैदान वहीं पे हुआ था, ठीक ना, तो ध्यान में रख लीजिएगा। ये जो था एक क्रांतिकारी संगठन था। ये क्या था मेरे दोस्तों? तो ये जो था एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था मेरे साथियों? ये क्रांतिकारी एक संगठन था, ठीक है। और इसमें जो है क्रांतिकारी व्यक्ति जो है कौन बैठे थे? फणींद्रनाथ घोष बैठे थे। ओके, याद रखना होगा। आगे देख लेंगे प्रश्न 19 है। और मेरे भाई देखिए 19 जो प्रश्न है कि बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी बहुत अच्छा हो जाता है प्रश्न। कर्पूरी ठाकुर, नो भाई। यहाँ पे आप लोग महामाया प्रसाद सिन्हा को सही कीजिएगा। महामाया प्रसाद सिन्हा यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगर ये जो थे मेरे भाई, ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अगर शासनकाल की बात करें थे कि ये शासनकाल की, इनका शासनकाल बिहार में कब से कब तक रहा, ये भी तो इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो इनका जो शासनकाल की बात करेंगे मेरे भाई, तो 5 मार्च याद रख लीजिएगा। 5 मार्च 1967 से लेकर 5 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी मेरे भाई 1968, कितना तक? 28 जनवरी 1968 तक इनका शासन रहा था बिहार में। और ये बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। ये कौन थे मेरे भाई? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय जो है ये मुख्यमंत्री बने थे। ये भी इंपॉर्टेंस हो जाता है, याद रखना होगा। आप लोग एक एक पॉइंट बातों को ध्यान में रखिएगा। अगर बात आता है प्रथम मुख्यमंत्री का, बिहार के मेरे दोस्तों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम आना चाहिए ना, याद रहना चाहिए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप लोग देख सकते हैं श्री कृष्ण, कौन थे मेरे दोस्तों? तो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक से ना। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण थे। और प्रथम जो मुख्यमंत्री जो थे, ये भी याद रख लीजिएगा, प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी बहुत ज्यादा प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा जो है कंडक्ट में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जामिनर जो कंडक्ट कराता है करता है, यहाँ पे प्रश्न डाल देता है। तो भोला पासवान शास्त्री क्या होगा मेरे भाई? तो भोला पासवान शास्त्री जो होंगे यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। आगे देख लेंगे प्रश्न 20 नंबर। अगला जो 20 प्रश्न है कि बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो 14 में किया गया था, 13 में, 15 में। तो मेरे भाई सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब रहा बात कि बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना तो 2015 में शुरू किया गया था, आरंभ किया गया था। अब ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो हमारे अभी जो है चीफ मिनिस्टर जी हैं, मुख्यमंत्री कौन है मेरे भाई? तो जो हमारे हैं नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार है ना, तो इन्हीं के द्वारा मेरे भाई, सॉरी नीतीश कुमार होंगे ना, नीतीश कुमार ही नहीं है, सॉरी। ओके दोस्तों, नीतीश कुमार हो जाएगा। नीतीश कुमार जो है इन्हीं के द्वारा जो है 7 निश्चय योजना का शुभारंभ किया गया था 2015 में। अब इसके आगे की जो रणनीति आ रही है, ये अब 2 आने वाली है। 7 निश्चय योजना 2 आने वाली है आगे की रणनीति में, ठीक है। तो देखते हैं कब आता है, आगे देख लीजिएगा। इसके बाद अगला देख लेंगे 21 प्रश्न। 21 जो प्रश्न है कि अलीवर्दी खान को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? अलीवर्दी खान को, अच्छा प्रश्न। तो वो देखिएगा 29, 1729, 1734, 1786, 1733। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि अलवर्दी खान का बोला है। तो बिहार के डिप्टी गवर्नर जो जनरल थे, ये अलवर्दी खान थे। कौन थे मेरे भाई? तो अलवर्दी खान थे, ठीक है ना। तो ध्यान में रख लीजिएगा 1773 में इनको डिप्टी गवर्नर के जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, क्योंकि अलवर्दी खान जो था बंगाल का नवाब था, नवाब जो किया था बंगाल का नवाब था। और 1740 से मेरे भाई ये तो बंगाल का नवाब था, ये भी याद रखना होगा। बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब जो था कौन था? तो यह आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि बंगाल का जो नवाब था मेरे भाई, नवाब था, वह था अलीवर्दी खान। ओके, अब ये इसका शासन कब से कब तक चला था? तो 1740 से मेरे दोस्तों 56, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस हो जाएगा। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है 22 जो है कि 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था?
रविदास सभा का गठन तो जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जगजीवन राम के द्वारा जो है रविदास सभा का गठन किया गया था। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीट मिली थी? तो बिहार को जो मिली थी सीट 8 मिला था उस समय, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जो है पारित किया गया था 1935 में। ठीक है मेरे भाई, और उसी समय जो है केंद्रीय सदन के उच्च सदन में बिहार को कितने सीट मिला था? 8 सीट मिला था। आगे प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो जन सेवा के लिए मैग्सेस अवार्ड जो है 1965 में प्राप्त किए थे। कब किए थे मेरे भाई? तो यहाँ पे 1965 को सही कर लीजिएगा। एक और प्रश्न हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न है मेरे भाई, इतना ही करा देते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। 25 प्रश्न है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहार में सुजनी ये क्या है? एक प्रकार का धातु शिल्प है। नो भाई, एक प्रकार की कढ़ाई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रकार की ये क्या है? कढ़ाई, क्योंकि जन्म के बाद जो शिशु होते हैं ना मेरे भाई, उनके उपयोग के लिए सुजनी शिल्प की शुरुआत किया गया। उनके उपयोग के लिए किसका प्रयोग किया गया? सुजनी शिल्प का प्रयोग मतलब शुरू किया गया। ठीक है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे जो होता है कि जो पुराने धोती होते हैं, जो साड़ी होती है महिलाओं के, उसको टुकड़ों के एक साथ सिलकर सुजनी बनाया जाता है। ठीक है ना, आप लोग देखते हो कि घर में होता होगा जब छोटा छोटा बच्चा है ना, उसी लिए। ओके, तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पे बीक सही कर लीजिएगा। तो मेरे साथियों और लेक्चर बड़ा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम और करा सकते हैं। अगर आप लोग लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर इसका आप लाइव क्लास कराइए। ठीक है, तो हम लाइव क्लास भी आप लोग का ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने सोचा चलिए एक लेक्चर डाल देते हैं, 2 लेक्चर डाल देते हैं, जिससे आप लोग को रूबरू तो पता चल जाएगा ना। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे आप लोगों के लिए, जरूर आप लोग अपना जो है सहमति बताइएगा, क्या ऐसा प्रश्न लगा, कैसा कुछ नहीं लगा। ठीक ना, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, और बेस्ट प्रश्न आप लोग को करेंगे, इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे साथियों जय हिंद जय भारत।